हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है केंद्रिका और क्रोमोसोम। केंद्रिका और क्रोमोसोम हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक बार पुनः हम लोग जितने ऑर्गेनेल्स यानी जितने कोशिकांग पढ़े हैं उसको एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। कोशिका भित्ति हमने नहीं बताया था। कोशिका भित्ति प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिकाओं के बाहरी आवरण, यानी जैसे कोशिका झिल्ली बताए थे, तो कोशिका झिल्ली के बाद भी एक मोटी परत, ये पादप कोशिका सपोज दैट ये पादप कोशिकाएं हैं, तो इसके मोटी आवरण, कोशिका झिल्ली तो होता ही है, इसके किनारे किनारे एक मोटी आवरण होता है जिसे बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। ये सिर्फ और सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति का कार्य है वो पौधों की कोशिकाओं को जो है बाहरी आघातों से यानी बाहरी चोटों से उसकी सुरक्षा करता है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में। कोशिका झिल्ली जो है इसका कार्य हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कोशिका का शेप यानी आकार प्रदान करता है और कोशिका की सुरक्षा प्रदान करता है। और ये एक अर्धपारागम्य झिल्ली है, यानी कि आवश्यकता अनुसार अपने किसी पदार्थ को अपने अंदर आने देता है और बाहर भी निकलने देता है। अंतःद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हम लोगों ने कार्य पढ़ा था। ये कोशिका के अंदर जो है पदार्थों को कोशिका झिल्ली से लेकर कोशिका के केंद्रक तक के पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण ये करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, यानी कोशिका के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। गाल्जी उपकरण, इसके कार्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है केंद्रक जो पदार्थ का निर्माण करता है उस पदार्थ का रूपांतरित कर कोशिका में जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे बाहर निकालता है और कोशिका उसे जहाँ ज़रूरत होती है उसका उपयोग करती है। राइबोसोम का कार्य हम लोग पढ़े थे कि कोशिका में इसका क्या महत्व है। तो राइबोसोम का महत्व है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे हम लोग पढ़े थे कि कोशिका में के अंदर जो भी बाहरी पदार्थ अंदर प्रवेश करता है उसका जो है ये पाचन कर जाता है और इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम कहाँ से आते हैं? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका से इसमें जो है लाइसोसोम में जो है पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। लवक यानी प्लास्टिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, लवक जो है पादप कोशिकाओं में ही सिर्फ पाया जाता है और कोशिका भित्ति भी पादप कोशिकाओं में ही सिर्फ पाया जाता है। पादप कोशिका मतलब पौधों की कोशिकाओं में। इसका कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण करना। और ये लवक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है भाई? हरित लवक, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एवं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है और पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्रोमोप्लास्ट जो है पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, जिसके वजह से पौधों की पंखुड़ियाँ रंगीन होती है और रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के लिए कीटों को आकर्षित करती है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहाँ सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँचती और ये इसका कार्य है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। वसा, प्रोटीन और स्टार्च का संचयन ये करता है। बहुत सारे हरित लवक भी बहुत लंबे समय तक अगर सूर्य की प्रकाश नहीं मिले तो ल्यूकोप्लास्ट में बदल जाता है। इसके केंद्रक, अभी हम लोगों ने पढ़ा केंद्रक,
पिछले वीडियो में केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। केंद्रक जो है हमने बताया था कि जैसे हमारे मानव शरीर में ब्रेन यानी दिमाग हमारा हर एक कार्यों का कंट्रोल करता है, उसी तरह केंद्रक जो है पूरी कोशिकाओं की कार्यों का भी संतुलन करता है। और केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है जो कि विकसित कोशिकाओं में एक से अधिक होती है और कम विकसित कोशिकाओं में एक होती है। गुणसूत्र के यानी क्रोमोजोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसके अंदर भी इस क्रोमोजोम के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा जो है पेलिकल और मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स। पेलिकल क्रोमोजोम के बाहरी आवरण को बोलते हैं, बाहरी आवरण के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसके क्रोमोजोम के अंदर जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्रोमैटिड्स बोलते हैं। हम लोगों ने इतने सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में पढ़ना है। हमने इस बात को भी बताया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहेंगे जो कि एकदम प्रिमिटिव यानी कि आरंभिक कोशिका होती है। आरंभिक कोशिका का मतलब कि एकदम छोटे छोटे जीव जितने भी पाए जाते हैं उसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और जो विकसित जीव पाए जाते हैं उसमें यूकैरियोटिक जीव होती है। जैसे हम लोग हैं, जिसे हम आँखों से देख सकते हैं, जिसे हम अपने आँखों से जिस जीव को देख सकते हैं उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जिसे हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है यह पहला अंतर हो गया, यह आदि कोशिका होती है। आदि कोशिका मतलब प्रिमिटिव कोशिका, मतलब कि एकदम आरंभिक का कोशिका, और यह विकसित कोशिका होती है। इसमें जो है कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। इसमें घिरे होते हैं। एक क्रोमोसोम पाया जाता है। अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते। सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं। ये रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर।
इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के बारे में। पादप कोशिका यानी कि पौधों की कोशिकाएं, जंतु कोशिका। इसमें मुख्य अंतर है पादप कोशिका में तो सबसे पहले अंतर हम लोग अभी पढ़े हैं कि पादप कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानी पाई जाती है। जंतु कोशिका में छोटी रसधानी पाई जाती है, छोटी पाई जाती है। इसमें जो है लवक पाए जाते हैं, हरित लवक यानी लवक यानी प्लास्टिड पाए जाते हैं। इसमें नहीं पाए जाते। ये रहा पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा, बहुत सिंपल भाषा में लिखवाए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका को पूरे जीव की इकाई क्यों कहते हैं, यूनिट ऑफ द सेल। इकाई इसलिए कहते हैं कि कोशिका एक ऐसा संरचना है जिसके अंदर वो सभी अंग पाए जाते हैं कोशिका के, जो सभी मिल करके एक कंप्लीट सजीव का निर्माण करते हैं। उसमें से कोई है, जैसे कि कोशिका हुआ, जैसे ये कोशिका हुआ, ये हुआ न्यूक्लियस केंद्रक, ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हुआ लाइसोसोम, ये हुआ लवक हरित लवक, ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह सभी ऑर्गेन्स यानी सभी अंग मिलकर के एक जीव के लिए जो जरूरी पदार्थ है उसका निर्माण करते हैं, और जो जरूरी कार्य है सभी मिलकर करते हैं। इसमें से अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम निकाल के बोलेंगे तो वो एक इकाई नहीं कहलाएगी। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्य जालिका को निकाल के बोलेंगे तो वो इकाई नहीं कहलाएगी। सभी ये कोशिका के ये सभी अंग मिल करके एक जीव जैसी माने एक कोशिका का संचालन करता है, यानी वैसी इकाई जिसमें सभी मिल करके एक जरूरी कार्यों का संचालन करते हैं, उसे ही इकाई बोलते हैं। और ये केंद्रक जो है सबका नियंत्रण करता है। जैसे हमारे शरीर में कई अंग मिल करके एक शरीर का निर्माण करते हैं, और उसी तरह उसके सबसे सूक्ष्म सबसे छोटा इकाई कोशिका कहलाएगी। इसे आप लोग समझेंगे।
आप लोग कहिएगा, कभी कभी बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि इसे सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस कोशिका के अंदर तो बहुत सारे छोटे छोटे अंग हैं, लेकिन इसे सबसे सूक्ष्मतम क्यों कहा जाता है। तो ये सबसे सूक्ष्मतम अंग है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, न कि एक अंग कोशिकांग है, न कि एक रचना है। समझ में आया? ठीक है, अब एक टॉपिक आप लोगों को इस चैप्टर में बचा हुआ है, वो है पराशरण। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।